हाँ तो मित्रों, स्वागत है आज की क्लास में। पिछली क्लास में हम जो है फंडामेंटल राइट्स का बैकग्राउंड देख चुके थे, पृष्ठभूमि उनकी देख चुके थे कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, क्यों इंट्रोड्यूस किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में, और हमको क्यों पढ़ना है सारे कामों को छोड़ के फंडामेंटल राइट्स को। तो अगर वो क्लास नहीं देखी तो क्लास जाके जरूर देखना। प्लेलिस्ट क्लास के हर क्लास के लास्ट में प्लेलिस्ट में दिखा देता हूँ लिंक, तो उसमें सारी क्लासें नंबर वाइज मिल जाएगी। तो इस क्लास से जस्ट पीछे वाली क्लास में मैंने सारी ये चीज़ें बताई थी। आज हम पढ़ने वाले डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट मतलब क्या है, इस डेफिनेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, और डेफिनेशन ऑफ आगे लॉ भी पढ़ेंगे, है ना। दो चीज़ें आएगी, तो पहले इनको समझ लेते हैं हम, फिर बुक से तो पढ़ लेंगे। ये एम लक्ष्मीकांत है बुक का नाम, एम लक्ष्मीकांत इस बुक का नाम है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। और पॉलिटी की यानी कि राज्य व्यवस्था की अगर मेरे ख्याल से अच्छी किताबों की टॉप लिस्ट बनाओगे तो उसमें इसका नाम आएगा। लिंक इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अमेजोन से भी खरीद सकते हो, बुक मिलती है, या फिर अपने आसपास में कोई किताबों की दुकान उससे भी खरीद सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये बुक खोल के रखना, और जो जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ लाइन बाय लाइन में सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो उनको आपको साथ साथ में पढ़ते चलना है, समझ में सब कुछ आ जाएगा, उसकी टेंशन होगी नहीं। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट समझने से पहले हम समझते हैं कि ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्यों दी गई है, और इसके आगे डेफिनेशन ऑफ लॉ भी दी गई है, वो क्यों दी गई है वो समझ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे बुक से, ठीक है। ओके, तो ये हाँ आ गए हम। तो देखो यहाँ पे दी गई डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जैसा कि मैंने बताया था पिछली क्लास में जब इंट्रोडक्शन मैंने दिया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि जो फंडामेंटल राइट हमको दिए गए हैं वो दिए गए हैं कॉमन पीपल को, कॉमन पीपल को दिए हुए हैं, है ना। किसके अगेंस्ट दिए हुए हैं? स्टेट के अगेंस्ट। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तो इसका मतलब आपने पिछली क्लास नहीं देखी, जरूर जाके देखना। तो फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं वो कॉमन पीपल को दिए गए स्टेट के अगेंस्ट। अब स्टेट में नॉर्मली हम ये समझते हैं कि स्टेट में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम सिर्फ इनको रखते, सेंट्रल गवर्नमेंट को रखते या फिर स्टेट गवर्नमेंट को रखते, सिर्फ इन दो को रखते, कि भाई अगर ये कोई ऐसा काम कर रही है जो भारत के कॉमन पीपल के फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है ना, फंडामेंटल राइट उनको देने से मना कर रहा है, या उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, या स्टेट कॉमन पीपल भारत की जनता के विरुद्ध कोई भी काम करती, तो फंडामेंटल राइट इनको रोक देते। अगर सिर्फ हम इन दो को इसमें रखते तो फिर हो सकता है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है ये अपनी किन्हीं एजेंसी के थ्रू, क्योंकि इनकी बहुत सारी एजेंसी, इनके बहुत सारे ऑफिस है, ये खुद नहीं करते कोई ऐसा काम बल्कि इनके थ्रू करवाते। और अगर ये लोगों को भी शामिल नहीं किया जाता, यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो हो ही गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी एजेंसियां हैं, बहुत सारे ऑफिस है, बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इनसे जुड़ी हुई है, ये पूरा का पूरा एक जंजाल है गवर्नमेंट का। तो अगर हम सिर्फ इनको इनको ही लेते डेफिनेशन में स्टेट के, तो ये खुद नहीं करते, इनके पास करवा देते ऐसे काम जो ये चाहते, जिससे जनता का शोषण होता। और क्योंकि ये चीज़ें अगर डेफिनेशन में नहीं ली जाती तो फिर स्टेट को फुल पावर मिल जाती फंडामेंटल राइट को एक्सप्लॉइट करने की, यानी उनके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता फंडामेंटल राइट में क्या अधिकार दिए हुए क्या नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि वो तो जो मन में आती वो करते। तो इसीलिए डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने सोचा कि भाई स्टेट में हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को ही नहीं रखेंगे, हम स्टेट की डेफिनेशन को वाइड रखेंगे, मतलब खुली डेफिनेशन रखेंगे, बहुत विस्तृत डेफिनेशन रखेंगे हम। उससे क्या होगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इनमें जो नेता बैठे हैं, जो पावरफुल पोजीशन में लोग बैठे हैं, वो अगर किसी अपनी एजेंसी के थ्रू भी, अपने किसी छोटे ऑफिस के थ्रू भी कोई ऐसा काम करते हैं जिससे जनता के अधिकार, जनता के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो उसको भी रोका जा सके। तो इसीलिए डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है, आर्टिकल डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है हमारे इस संविधान में। तो चलो इसको पढ़ते हैं, बैकग्राउंड समझ में आ गया। द टर्म स्टेट हैज बीन यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजन कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स। Hence, Article 12 has defined the term for the purpose of Part 3. According to it, the state includes the following. तो आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन दी गई है उसके हिसाब से स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें आएगी उसका विस्तृत व्याख्या यानी कि एलोबरेटेड डेफिनेशन दी गई है। तो देखो ABCD ये चार चीज़ें जो है, ये चार पॉइंट जो है, इनमें लगभग सरकार और सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी ऑफिस को, सभी जो भी नीचे की गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, म्यूनसिपैलिटी हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, उनके ऑफिसेज हो गए, उनकी कंपनी हो गई, हर चीज़ को लगभग कवर कर लिया गया है, ताकि सरकार किसी भी तरीके से भारत की जनता के फंडामेंटल राइट्स को हनन नहीं कर सके।
भारत की जनता को उनके फंडामेंटल राइट्स को लेने से रोक नहीं सके, अपनी मनमानी नहीं कर सके, अपनी दादागिरी नहीं कर सके, उनका शोषण नहीं कर सके। तो चलो देखते हैं क्या क्या है इसमें। ए पॉइंट देखते हैं, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो सेंट्रल लेवल पे जो हमने देखा कि सेंट्रल लेवल पे क्या होता है, एक तो गवर्नमेंट होती है, ठीक है। गवर्नमेंट में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, मिनिस्टर। और एक होती है पार्लियामेंट। तो इन दोनों को भी कवर कर लिया गया है कि गवर्नमेंट भी आ जाएगी स्टेट के डेफिनेशन में और पार्लियामेंट भी आ जाएगी। यानी गवर्नमेंट अगर कोई काम करती है ऐसा जो कि जनता के हितों के विरुद्ध है तो वो भी नहीं करने देंगे हम, और पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बनाती है अपने मन मर्जी से जो कि जनता के लिए ठीक नहीं है, जनता के फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से नहीं है सही, तो उसको भी हम नहीं करने देंगे। तो ये दो चीज़ें आ गई एक तो, और क्या है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो वही चीज़ आ गई, स्टेट की गवर्नमेंट और स्टेट की लेजिस्लेचर, सेंटर की गवर्नमेंट और सेंटर का लेजिस्लेचर, ये दो चीज़ कवर हो गई। मेन तो ये चीज़ थी, लेकिन अब इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को भी कवर किया जाएगा। देखो, ऑल लोकल अथॉरिटीज दैट इज म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एटसेट्रा। यानी जो लोकल अथॉरिटी होती है हमारे भारत में जो है 3 टियर गवर्नमेंट चलती है, त्रिस्तरीय सरकार चलती है भारत में। अगर आपने आज तक नहीं देखा तो आप समझ जाओगे कैसे चलती है। इसको बोलते हैं 3 टियर गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होता है, ऊपर तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर में, उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट जो कि स्टेट में अपना चलाती है शासन, और उसके नीचे आती है लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सब आते हैं। ये 3 स्तर है हमारे भारत में, किसके, पॉलिटी के, गवर्नमेंट के। और यहाँ पे यही बोला गया है, पहले 2 में तो इन 2 स्तर को कवर कर लिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले ए पॉइंट में कवर कर लिया, बी पॉइंट में हमने स्टेट गवर्नमेंट को कवर कर लिया, और तीसरे पॉइंट सी पॉइंट में हमने लोकल अथॉरिटी को, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एटसेट्रा लिखने का मतलब होगा कि इनके जैसे और भी जो भी बना दे फ्यूचर में सरकार, अगर म्यूनसिपैलिटी के अलावा और भी कोई ऐसी संस्था बना देती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके जिसका ऐसा कुछ नाम रख देती है, तो वो भी कवर हो गया। एटसेट्रा का मतलब होता है इत्यादि, यानी इत्यादि को जब भी कोर्ट पढ़ेगा ना इस लाइन को, तो वो बोलेगा कि भाई ये तो है, इनके जैसा और कुछ होगा, इसका मतलब एटसेट्रा का मतलब इनके जैसा और भी कुछ अगर फ्यूचर में बनता है तो वो भी अपने आप कवर, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। चौथे पॉइंट में देखो क्या है, ऑल अदर अथॉरिटीज दैट इज स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज लाइक LIC, ONGC, सेल एटसेट्रा। तो ये क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी है एक, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ऑफ इंडिया है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है सेल। ये भारत सरकार की कंपनियां हैं, यानी ये भारत सरकार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। ये डायरेक्ट सरकारी मतलब सरकारी संस्था नहीं है, ये कोई प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस नहीं है, ये कोई संसद नहीं है, ये कंपनियां हैं जो कि सरकार, जिन पे अधिकार किसका है, सरकार का, सरकार से जुड़ी हुई है। तो इनको भी ले लिया कि भाई ये सरकार से जुड़े हुए, इनको भी ले लो लपेटे में स्टेट के, ठीक है। अब इतना तो संविधान ने बताया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे भी आगे चला गया। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, देखो, द स्टेट हैज बीन डिफाइंड इन वाइडर सेंस, यानी बहुत विस्तृत रूप से स्टेट को डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाओं को कवर किया जा सके कि सरकार किसी भी तरीके से, इधर से ना उधर से, कान को ना यूं पकड़ के और ना यूं पकड़ के, किसी भी तरीके से कान को पकड़ के सरकार जनता के फंडामेंटल राइट छीन ना सके। पूरी इसकी कोई भी संभावना नहीं छोड़ी, हर तरीके से कवर कर लिया गया कि भाई तुम इधर से करवाओगे कोई ऐसा काम जिससे कि फंडामेंटल राइट्स जनता के छीने जाते हैं तो उसको भी हम नहीं होने देंगे, उधर से कराओगे तो भी नहीं होने देंगे, खुद करोगे तो भी नहीं होने देंगे, लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, उनके द्वारा कराओगे नहीं होने देंगे, तुम्हारी कंपनियों के द्वारा कोई ऐसा काम कराओगे जिससे कि जनता के फंडामेंटल राइट्स छीने जाए तो वो भी हम नहीं होने देंगे। तो वाइडर सेंस में डिफाइन किया गया, सो एज टू इंक्लूड ऑल इट्स एजेंसीज, यानी कि सारी की सारी एजेंसियां जो है सरकार की, उनको भी इंक्लूड कर लिया है हमने स्टेट की डेफिनेशन में। इट इज द एक्शन ऑफ दीज एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स एज वायोलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स। तो बोला है कि ये एजेंसी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो, चाहे पंचायत हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, चाहे कुछ भी हो सरकार से जुड़ा हुआ, अगर वो कोई ऐसा काम करता है जो कि वॉयलेट करता है, यानी उल्लंघन करता है जनता के फंडामेंटल राइट्स का, तो उसको जो है चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट्स में। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, even private body or agency working as an instrument of the state falls within the meaning of the state under article 12। तो मैंने बोला ना, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा और आगे चला गया। यहाँ पे तो सिर्फ वो चीज़ें बताई गई थी जो या तो सरकार खुद है या फिर सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी संस्थाएं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई सरकारी संस्थाएं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट एजेंसी भी है जो सरकार से जुड़ी हुई नहीं है, प्राइवेट है, लेकिन वो सरकार के लिए कोई काम कर रही है,
कोई काम सरकार ने उसको दे रखा है तो उसको भी हम स्टेट की डेफिनेशन में शामिल करेंगे और उसको भी फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से ही, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रख के ही काम करना होगा। वो प्राइवेट एजेंसी भी अगर सरकार के लिए काम कर रही है तो वो भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे जनता के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो। और ये सारा काम इसलिए किया गया, डेफिनेशन स्टेट की इसलिए दी गई ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों की रक्षा की जा सके, ताकि जो स्टेट है, जो पर्सन इन पावर है, वो कॉमन मैन के, सामान्य लोगों के अधिकारों को छीन ना सके। इसलिए ये सारी स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, जो कि बड़ी आसान थी, मैंने समझा दी और आप आराम से इसको समझ भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद में लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, ये आर्टिकल नंबर 13 है। आर्टिकल 12 में हमने जो जहां से स्टार्ट होते हैं फंडामेंटल राइट, उसमें हमने देखा स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी। उसके बाद अब ये बता रहे हैं कि कानूनों की डेफिनेशन क्या होगी, यानी कि जो भी स्टेट होगी, जो भी सरकार होगी, स्टेट का मतलब सब आ गया इसमें, मतलब ऊपर आ गया ना सब कुछ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई, स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई, लोकल अथॉरिटी भी आ गई, सरकारी कंपनियां भी आ गई। तो स्टेट अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना कि इन सब के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर ये कोई भी ऐसा काम करती है, कोई भी ऐसे लॉज बनाती है, कोई भी ऐसे कानून बनाती है, क्योंकि सरकार कानून बना के ही चलती है, सरकार को कुछ भी करना होता है उसके लिए सरकार कुछ ना कुछ कानून बनाती है। तो अगर ये कोई ऐसा कानून बनाएंगे जो कि जनता के फंडामेंटल राइट्स का हनन करेगा, उनके विरुद्ध होगा, उनको वोलेट करेगा, तो उस कानून को हमारी जुडिशरी यानी कि हमारे जज, हमारे न्यायालय, हमारे कोर्ट उस कानून को निरस्त कर दें कि भाई ये लागू नहीं होगा क्योंकि ये जनता के मूल अधिकारों के विपरीत है। दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो अभी ये बोल रहे हैं कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, कि अगर कोई ऐसा कानून बनता है, अगर कोई ऐसा कानून बनता है जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ में इनकंसिस्टेंट होता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का जब पालन नहीं करता है, जो जनता के फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध जाके कोई काम करने की कोशिश करता है, तो उसका क्या होगा, वो बोला गया आर्टिकल 13 में। और आर्टिकल 13 ने सीधा सीधा बोला है, आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी वॉइड। सिंपल फर्स्ट लाइन में आर्टिकल 13 ने बोल दिया कि सारे के सारे कानून जो कि फंडामेंटल राइट के विपरीत होंगे, उनके विरुद्ध होंगे, उनके हिसाब से नहीं होंगे, उनका हनन करेंगे, उनका उल्लंघन करेंगे, तो वो वॉइड होंगे, यानी कि वो निरस्त कर दिए जाएंगे, वो किसी काम के नहीं होंगे, वो लागू नहीं होंगे। अच्छा, इन अदर वर्ड्स इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब यहां पे लिखा है कि अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट के विपरीत होगा, लोगों के फंडामेंटल राइट छीनता होगा, उनके मूल अधिकारों को छीनने वाला होगा, ऐसा कोई उसमें प्रावधान होगा, तो फिर वो वॉइड होगा, यानी कि वो व्यर्थ होगा, वो बेकार होगा, वो नहीं लागू होगा। लेकिन उसको वॉइड यानी कि उसको निरस्त करेगा कौन? जनता के अधिकार छीनने के लिए सरकार ने कोई कानून बना दिया। अब जनता तो जाके ऐसे बोल नहीं सकती सरकार को इसको हटाओ, निरस्त करो, सरकार जनता की तो सुनेगी नहीं। तो यहां पे आ जाएगा हमारा जुडिशरी यानी कि कोर्ट। कोई भी जनता को अगर ऐसा लगता है कि कोई कानून ऐसा है जो उनके फंडामेंटल राइट को छीनता है, तो कोई भी आदमी, सामान्य जनता में से कोई भी आदमी, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और वहां पे जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को देखेगा, फंडामेंटल राइट के प्रोविजन के हिसाब से उस कानून की पूरी जांच करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि उस कानून में कोई ऐसा प्रोविजन है या पूरा का पूरा कानून ही ऐसा है कि जो फंडामेंटल राइट लोगों के छीनता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को निरस्त कर देगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि ये प्रोविजन क्या देता है, ये देता है, इन अदर वर्ड्स इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, रिव्यू का मतलब होता है कि मैंने कोई चीज बनाई और किसी दूसरे लोग ने, दूसरे आदमी ने उसको वापस से देखा ये सही है या नहीं। तो सरकार ने कानून बनाया और फिर सुप्रीम कोर्ट, हमारे जो जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने वापस उसको देखना पड़ेगा कि क्या इस कानून में ऐसा कोई लिखा हुआ, ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई प्रोविजन है, ऐसा कोई प्रोविजन बनाया गया जिससे कि जनता के फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है, जिससे कि जनता के मूल अधिकार छीने जाते हैं। तो वो रिव्यू करेगा उसको, जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जुडिशरी कर रही है इसको रिव्यू, तो इसलिए उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये आर्टिकल 13 जो है यही पावर देता है जुडिशियल रिव्यू का फंडामेंटल राइट के लिए। तो ये बात याद रखना। This power has been conferred on the Supreme Court, Article 32, and the High Court, Article 226, that can declare a law unconstitutional and invalid on the grounds of contravention of any of the fundamental right. तो जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दी हुई है सिर्फ। जो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और उसके नीचे लोअर जुडिशरी, उनको जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है फंडामेंटल राइट के लिए। हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में ये पावर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में ये पावर दी गई है कि वो किसी भी कानून को रिव्यू कर सकता है, और अगर वो कानून फंडामेंटल राइट्स के विपरीत है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीनता है, मूल अधिकारों का हनन करता है, तो उसको वो वॉइड यानी कि व्यर्थ यानी कि निरस्त कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक उसको घोषित कर सकता है। और जो भी कानून असंवैधानिक घोषित हो जाएगा वो देश में लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे दो बात हमको ये समझ में आती है कि हाई कोर्ट को भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है और सुप्रीम कोर्ट को भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है।
हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में है और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 यानी कि 32 में है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ये है कि सुप्रीम कोर्ट को जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है आर्टिकल 32 या आर्टिकल 32 खुद अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, यानी आर्टिकल 32 भी फंडामेंटल राइट्स में ही आता है। आर्टिकल 226 जो है जिसमें हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ये फंडामेंटल राइट में नहीं आता। तो यहाँ पे देखो एक चीज समझना, ये फंडामेंटल राइट है, इसके विपरीत कोई भी कानून जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू JR, जुडिशियल रिव्यू को मैं JR लिख रहा हूँ, कौन कौन कर सकता है? एक तो कर सकता है SC का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट, और एक कर सकता है HC का मतलब हो गया हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में इसका रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स के बारे में मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोविजन लिखा रहता है तो उसके आगे नाम लिख देते हैं आर्टिकल और उसके आगे नंबर दे देते हैं, ताकि फ्यूचर में जब हमें वो प्रोविजन किसी को देखना हो, किसी को बताना हो कि भाई वो प्रोविजन जाके देखो, तो हम सीधा आर्टिकल का नाम बोल देंगे और वो उस आर्टिकल को ढूंढ के उसमें प्रोविजन पढ़ लेगा। ठीक है, ये नंबरिंग है एक तरीके से प्रोविजंस की। तो आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट को पावर मिली है जुडिशियल रिव्यू की, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर मिली हुई है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में जुडिशियल रिव्यू की पावर मिली हुई है, खुद अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका रिव्यू अगर ये सुप्रीम कोर्ट करेगा तो वो खुद अपने आप में भी एक फंडामेंटल राइट है। यानी कि कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट को ये बोल सकता है कि साहब मेरे फंडामेंटल राइट छीने गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसकी बात सुनने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाना और अपने फंडामेंटल राइट छीनने के लिए आवाज उठाना भी आर्टिकल 32 में दिया गया है, जो कि खुद अपने आप में खुद भी एक फंडामेंटल राइट है। तो क्योंकि फंडामेंटल राइट को छीना नहीं जा सकता, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, जो भी आदमी सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, सरकार हमारे फंडामेंटल राइट्स का यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को उसकी बात सुननी ही पड़ेगी आर्टिकल 32 के अंदर। हाई कोर्ट को हालांकि कोई जाएगा तो हाई कोर्ट सुने भी ना भी सुने, क्योंकि हाई कोर्ट में जाने का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि जब पापा जो है इनके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट सारे हाई कोर्टों का पापा है, तो जब पापा को ही बाउंडेशन है, पापा ही मजबूर है कि भाई सुननी पड़ेगी, तो बेटे थोड़ी मना कर सकते हैं। तो इसलिए हाई कोर्ट भी सुनते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू करने का जो आर्टिकल है वही फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड है। ओके, अब देखो, अब ये कानून की डेफिनेशन बताएगा। ये तो इसने बता दिया कि जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स के विपरीत होगा, एनी लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स वुड बी void, would be unconstitutional, and it will be declared by the Supreme Court or High Court that whether a law is unconstitutional or not, and the process which will be followed for this will be called judicial review. And judicial review by the Supreme Court is mentioned in Article 32 of the Constitution, and judicial review by the High Court is mentioned in Article 226 of the Constitution. Article 32 of the Constitution is in itself a fundamental right, but Article 226 is not a fundamental right. Okay, अच्छा, द टर्म लॉ, अब कानून की डेफिनेशन यहाँ पे दी जाएगी कि कानून में क्या क्या शामिल है। लॉ किसको कहते हैं? हमने ये तो बोल दिया कि कोई कानून जो फंडामेंटल राइट्स के विपरीत जाएगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। हमने ये तो बोल दिया कि दैट लॉ विच गोज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट व्हाट इज लॉ? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ? ये बताना जरूरी है कि कानून होगा क्या, कानून में क्या क्या शामिल होगा, इसकी परिभाषा क्या है, किस किस चीज के लिए भारत के कॉमन लोग सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि माई बाप हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन किया जा रहा है, आप इसको निरस्त करो, उसमें क्या क्या शामिल होगा। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। The term law in Article 13 has been given a wide connotation so as to include the following. तो जिस तरीके से हमने स्टेट की डेफिनेशन में देखा था कि सब कुछ इंक्लूड कर लिया गया था ताकि किधर से भी किसी भी तरीके से सरकार लोगों के फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सके, वैसा ही काम किया गया है लॉज यानी कि कानून के साथ में भी। कानून की डेफिनेशन में भी एक बहुत विस्तृत उसकी परिभाषा दी गई है ताकि हर कुछ कवर हो जाए, ना सिर्फ वो चीजें कवर हो जो संसद पास करती है, ना सिर्फ वो चीजें कवर हो जो राज्य की विधानसभा पास करती है, बल्कि बाकी चीजें भी यहाँ पे कवर की गई है। क्या क्या की गई है वो हम देखते हैं। ABCD, वही 4 पॉइंट पहले थे, अभी भी 4 पॉइंट आए हैं। परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी ये तो देसी लॉ हो गए जो पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, और स्टेट लेजिस्लेचर होती है यानी राज्य विधानसभाएं होती है। इनका काम होता है कानून पास करना, उनको बोलते हैं परमानेंट लॉज। तो जो राज्य विधानसभा कानून पास करेगी, जो संसद कानून पास करेगी, वो तो इसकी डेफिनेशन में यानी कि आर्टिकल 13 के हिसाब से हम लॉ की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 13 के हिसाब से जो कानून की यानी कि लॉ की परिभाषा दी गई है उसमें परमानेंट लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर दे आर इंक्लूडेड। उसमें
संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किए गए कानून तो आएंगे, उसके अलावा क्या आएगा? बी, टेम्पररी लॉज लाइक ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट और द स्टेट गवर्नर्स। तो पार्लियामेंट जो कानून पास करती है वो तो परमानेंट होता है, एक बार पास हो गया तो पूरे देश पे वो लगेगा जब तक कि उसको खुद पार्लियामेंट ही ना हटा दे। लेकिन जो हमारे गवर्नर हैं, राज्यों के गवर्नर हैं, और हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है यानी राष्ट्रपति हैं, उनको भी ये पावर दी गई है कि वो भी कुछ टाइम के लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ही लागू होंगे। तो वो जो कानून राष्ट्रपति बनाएंगे और वो जो कानून गवर्नर बनाएंगे, जिनको हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, तो उनको भी कानून की डेफिनेशन में यहाँ पे शामिल कर लिया गया है। तीसरी चीज पढ़ते हैं, सी, स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन। इसको समझो। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं डायग्राम बना के समझा दूंगा, ठीक है। तो इसमें जो स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है, इसमें बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होते हैं कि जब संसद कानून बनाती है या फिर जब राज्य की विधानसभा कानून बनाती है, तो वो किसी भी मुद्दे पे कानून बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक पे और मोटर व्हीकल पे, मोटर व्हीकल एक्ट जो हमारा है, वाहन अधिनियम, वो पार्लियामेंट ने बना दिया, ठीक है। उसमें लिख दिया कि हाँ इस चीज़ के लिए इतना जुर्माना होगा, इस चीज़ के लिए इतना जुर्माना होगा, और जो है गाड़ी पे ये रजिस्ट्रेशन प्लेट लगानी जरूरी होगी, ठीक है। सारे नियम कानून कायदे लिख दिए गए, 18 साल से ऊपर वाले को लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस के लिए टेस्ट होगा, ठीक है। अब संसद कानून को डिटेल में नहीं बनाती है, वो बस उसका एक मोटा मोटा खाका तैयार कर देती है, मोटा मोटा प्रारूप तैयार कर देती है ना। क्योंकि संसद के लोग ना ही तो इतने पढ़े लिखे होते हैं, नेता नेता लोग जो हमारे हैं वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, संसद के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि एकदम डिटेल में सब कुछ बना सके। तो वो एक मोटा मोटा स्केच बना के दे देती है नीचे अपने अधिकारियों को, जो सरकारी दफ्तरों में बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। फिर उनके जो नियम होते हैं, रूल्स जो होते हैं, डिटेल वाले रूल, एकदम डिटेल्ड रूल जो होते हैं उस कानून के, वो बनाते हैं वो अधिकारी, ऑफिशियल्स। और ये जो रूल अधिकारी बनाते हैं, इनको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, है ना। ये हम समझेंगे अभी। तो जो ये सरकार रूल जो अधिकारी बनाएंगे ना, ये भी लॉ की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे, यानी अधिकारी जो रूल बनाएंगे वो भी ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन करता हो। डी है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, दैट इज कस्टम और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। तो कुछ ऐसे कस्टम होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे हमारे कस्टम का मतलब प्रथाएं ऐसी होती है जो कानून तो नहीं होती लेकिन बहुत सालों से वो फॉलो की जा रही है। तो वो प्रथा भी कोई ऐसी नहीं होगी जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हो। तो चलो देखते हैं हम क्या क्या आ गया इसमें, लॉज की डेफिनेशन में क्या क्या आ गया। लॉज, ओके, थोड़ा सा मैं इसका इरेजर का साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ, ठीक है। लॉज, कानून, आर्टिकल 13 पढ़ रहे हैं हम। आर्टिकल 13 के हिसाब से जो है हम लॉज की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो इनमें क्या क्या इंक्लूड होगा लॉज में? तो इनमें परमानेंट लेजिस्लेशन, परमानेंट कानून तो होंगे ही इंक्लूड, जो कि हमारी या तो पार्लियामेंट पास करती है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ऐसा लिख दो, स्टेट लेजिस्लेचर ये पास करती है। दूसरे टेम्परेरी लॉ भी इसमें होंगे, टेम्परेरी लॉज, जो कि हमारे या तो प्रेसिडेंट देते हैं, प्रेसिडेंट पास करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और या फिर हमारे स्टेट के गवर्नर्स उनको पास करते हैं। इसके अलावा जो ये कानून जो सरकार और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगी, इन पे जो ऑफिशियल होंगे वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनाएंगे, है ना। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी वो रूल रेगुलेशन बनाएंगे, वो भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई कस्टम्स होगी, कस्टम्स, कस्टम्स, कस्टम्स का मतलब प्रथाएं, कोई भी ऐसी प्रथा है, कोई भी ऐसी प्रथा चलती आ रही है, क्योंकि कई कई काम अंग्रेज किया करते थे हमारे देश में, उनके लिए कोई कानून नहीं था लेकिन अंग्रेज वो किया करते थे, तो हमने भी अपना ली वो चीज़ें, सारी सारी हमने भी अपना ली। तो वो कानून तो नहीं है, उनके लिए कोई स्पेशल एक्ट पास नहीं हुआ है, लेकिन वो चीज़ें होती आ रही है तो वो आगे भी होती रहेगी। लेकिन अगर उनमें से भी कोई ऐसी चीज़ है जो कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है, तो उसको भी जो कोर्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता सकता है, वो भी लॉज की डेफिनेशन में आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लॉज की डेफिनेशन में आएगी, कानूनों की डेफिनेशन में आएगी। इनमें से अगर कोई भी देश के किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, हनन करता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो हमारा, हाई कोर्ट जो हमारा, वो निरस्त कर सकता है और बोल सकता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक है। अच्छा, 10, नॉट ओनली लेजिस्लेशन बट एनी ऑफ द अबव कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट एज वायोलेटिंग फंडामेंटल राइट्स एंड हैंस कैन बी डिक्लेयर एज वॉइड। तो ये बोल रहा है कि ना सिर्फ लेजिस्लेशन यानी कि संसद और विधानसभा जो पारित करे वही कानून नहीं, बल्कि ये जो सारे हमने दिए हैं, टेम्परेरी लेजिस्लेशन हो गए, स्टेट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गए, और जो सारे कस्टम यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, उनको भी फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध बता के निरस्त किया जा सकता है, ठीक है।
Further, Article 13 declares that a constitutional amendment is not a law and hence cannot be challenged. आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि भाई जो भी कानून फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध होगा, मूल अधिकारों के विरुद्ध होगा, आर्टिकल 13 ने ये बोला, ये आर्टिकल 13 है हमारा, इसने ये बोला कि अगर कोई लॉ होगा, ठीक है, और वो लॉ होगा फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, तो उसको जो हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या बोल देगा, ये है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसको निरस्त कर दिया जाएगा, वो लागू नहीं होगा, है ना, ठीक है, TIONAL, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 13 ये भी बोलता था कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी एक्ट ही होता है, यानी संविधान में संशोधन करने के लिए, संविधान को बदलने के लिए जो कानून लाएगी सरकार, उसको हम लॉ की परिभाषा में शामिल नहीं करेंगे, कानून की परिभाषा में शामिल नहीं करेंगे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे आर्टिकल 13 अप्लाई नहीं होगा। यानी इसमें अगर फंडामेंटल राइट्स का कोई उल्लंघन किया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा, ऐसा आर्टिकल 13 ने बोला था, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम नहीं मानेंगे कि ये लॉ है और इसका जुडिशियल रिव्यू भी नहीं होगा। बाकी सारे कानून, इसको छोड़ के बाकी सारे कानूनों का फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनका जुडिशियल रिव्यू करके उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन अधिनियम, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा आर्टिकल 13 में लिखा था हमारे संविधान निर्माताओं ने। लेकिन 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 सुप्रीम कोर्ट को ये बात अच्छी नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट held in Keswanand Bharti case 1973 that a constitutional amendment can be challenged on the ground that it violates a fundamental right that forms a part of the basic structure of the constitution and hence can be declared as void। तो मैंने बताया था कि जो केशवानंद भारती केस था, केशवानंद भारती जो मुकदमा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट एक नई कंसेप्ट लेके आया था, उसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने ये एक नई चीज इजाद की थी, यानी कि आविष्कार किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी है जिसके बारे में आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि इसको हम लॉ नहीं मानेंगे, इस पे हम नहीं देखेंगे, जुडिशियल रिव्यू इसका नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई देखो ऐसा नहीं चलेगा। आप एकदम कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाके संविधान में कोई भी परिवर्तन करके किसी का भी कोई भी फंडामेंटल राइट ले लोगे और हम उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, नॉर्मल कोई आर्टिकल का तुम करते हो अगर उल्लंघन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाके नॉर्मल किसी आर्टिकल का, किसी फंडामेंटल राइट का तुम उल्लंघन करते हो तो ठीक है, हम नहीं देखेंगे उसको, हम नहीं चेक करेंगे उसको, हम उसको निरस्त नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, वो कोई ऐसे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, जो कि संविधान के मूलभूत संरचना का भाग है, तो फिर उसको हम निरस्त कर देंगे। अब सबने जाके पूछा कि साहब आपने बोल तो दिया कि अगर कुछ मूलभूत संरचना का भाग है, कोई ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि मूलभूत संरचना का भाग है, बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, तो हम उसको निरस्त कर देंगे, तो हमको ये भी बता दो कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो हम बाद में बताएंगे, जब आप ऐसा कोई कानून बनाओगे और उसका जब हमारे पास कोई लेके आएगा तब हम बताएंगे कि वो कानून बेसिक स्ट्रक्चर के विपरीत है या फिर नहीं। तो मैंने बताया ये बेसिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बंदूक ली अपने हाथ पे, बंदूक, गन, जिसको सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से चलाएगा जब चलानी होगी। सुप्रीम कोर्ट को लगेगा अगर कि कोई कानून बेसिक स्ट्रक्चर के विपरीत है तो वो उस पर बंदूक चला के उसको उड़ा देगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा ये सुप्रीम कोर्ट खुद बताएगा, केस बाय केस बेसिस पे। यानी हर केस में सुप्रीम कोर्ट अलग कोई आइडिया लाके और बता सकता है कि इसमें भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो ये कानून आप नहीं बना सकते। तो ये कहीं पे डिफाइन भी नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहीं पे लिखा हुआ है। हमारे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये बात दिमाग में डाल लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं ये कि बेसिक स्ट्रक्चर इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, और पूछते हैं कि ये कथन सत्य है या नहीं, तो ये बिल्कुल असत्य है। बेसिक स्ट्रक्चर ना कहीं संविधान में लिखा हुआ है, ना ही किसी रूल रेगुलेशन में लिखा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इजाद किया है। दिस इज द इन्वेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और वो स्टार्ट हुई कब से? केशवानंद भारती केस 1973। तो ये बातें भैया कि आर्टिकल 13 ने तो बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अगर कोई लेके आएगी सरकार तो उसको कानून नहीं माना जाएगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ये बोल दिया कि नहीं भैया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी अगर आएगी और अगर बेसिक स्ट्रक्चर के वो खिलाफ हुई तो हम उसका भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं और उसको भी हटा सकते हैं। और इसी तरीके से भैया, इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जैसे कि एक था जिसमें एनजेक,
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये सरकार बदलना चाहती थी। इसका प्रोसेस संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अच्छी नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया ये आपके अमेंडमेंट जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है और इसको हम निरस्त करते हैं। उन्होंने निरस्त कर भी दी थी। तो ये हो गया हमारा सारा, हमने डेफिनेशन पढ़ी आज कि लॉ में क्या आएगा आर्टिकल 13 में, और स्टेट की डेफिनेशन पढ़ी आर्टिकल 12 में। उसके बाद में भाइयों नीचे जो है हमको समरी दी हुई है कि फंडामेंटल राइट्स जो है कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वलिटी में कौन कौन से आर्टिकल है, ठीक है, ABCDE, ये समरी है, ठीक है। इसमें राइट टू फ्रीडम में कौन से हैं उनकी समरी दी हुई है, नाम दिया हुआ, सिर्फ डिटेल नहीं दी हुई कुछ भी। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये टोटल राइट्स जो उनके नाम दिए हैं, तो ये रटना चाहो रट लो, रटना चाहो रट लो नहीं, इनको रटना ही पड़ेगा। नाम तो भैया बिल्कुल याद होने चाहिए, नाम बिल्कुल याद होने चाहिए आर्टिकल के साथ में, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ेंगे, अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। मैं हर आर्टिकल को, ईच आर्टिकल को, जो भी फंडामेंटल राइट का प्रत्येक आर्टिकल है उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि किसी को किसी एक पर्टिकुलर आर्टिकल का रिवीजन भी करना हो तो उसका रिवीजन भी वो कर सके। क्या आ गया बीच में, पता नहीं भाई, रुकना, जा नहीं जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब चला जाएगा, नहीं अभी भी नहीं गया, तो मैं हर आर्टिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि आप हर एक आर्टिकल पढ़ सको। और प्लेलिस्ट जो है वो आ रही है इधर इधर इधर, इसमें सारी की सारी वीडियोस मिल जाएगी। और ऊपर ये नंबर 1 लिखा हुआ आ रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जुड़े रहो, आगे पूरी पॉलिटी हमको पढ़नी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ गुड डे।